हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि अभी आपने मैथ्स की क्लास हमारी डेली अपलोड हो रही थी, जीएस की क्लास थोड़ा सा रुक गई थी। एक्चुअली मेरी ना तबीयत खराब हो रही है और आज भी तबीयत खराब ही है। पर अगर मैं पढ़ाता नहीं तो फिर वो वीडियो बीच में बहुत टाइम तक के लिए रुक जाती। तो जो मध्य पाषाण काल है हमारा, मैंने आपको पहले यहाँ पे 15-20 मिनट की वीडियो बना के अपलोड की थी, उसमें थोड़ा बहुत कुछ बताया। मध्य पाषाण काल और अब जो आएगा नव पाषाण काल, ये बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन है, क्योंकि यहाँ से मानव धीरे धीरे स्थायी होना शुरू करेगा, है ना। तो मैं ज्यादा बात ना करके सीधा टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मध्य पाषाण काल की दो वीडियो बनेंगी। जो पहली वाली वीडियो मैंने डाली थी, आप उसको तो स्किप कर देना, उसको मत देखना, या मैं उसे वहां से हटा दूंगा। आप यहाँ से शुरुआत करना मध्य पाषाण काल, और इसके बाद आएगा हमारा नव पाषाण काल। ठीक है, और फिर नव पाषाण काल के बाद मैं आपको बताऊंगा ताम्र पाषाण काल। हर एक चीज को क्लियर कर, अभी तक मैंने मध्य पाषाण काल तक चीजें अच्छे से क्लियर करी, इससे पहले जितना पढ़ा है सब क्लियर कर रखा है। अगर आप ढंग से पढ़ते आओगे तो कोई भी डाउट नहीं आएगा, और लास्ट में चार्ट भी बन आएगा। ऐसे जब मैं नव पाषाण काल खत्म करूंगा ना, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसका कंप्लीट एक चार्ट बना के दूंगा आपको कि पेपर के लिए, जो बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद फिर ताम्र पाषाण काल पर आऊंगा। फिर ताम्र पाषाण काल के साथ, यानी कि नव पाषाण और ताम्र पाषाण के साथ ही हम शुरू करेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आप बिल्कुल भी, आप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तक क्या पढ़ा है? प्राग ऐतिहासिक काल। इस प्राग ऐतिहासिक काल का मध्य पाषाण काल आज पढ़ा था आपको, ठीक है। फिर कैसे नव पाषाण आएगा, कैसे ताम्र पाषाण आएगा, कैसे आदि ऐतिहासिक काल आएगा, और कैसे ऐतिहासिक काल आएगा, कैसे वैदिक सभ्यता आएगी, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या होती है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, सरस्वती नदी आज विलुप्त हो गई तो कहाँ चली गई है ना। ये सारी चीजें अब आएंगी धीरे। जैसे अभी कुंभ भी चल रहा है, तो उसमें कहता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। तो सरस्वती नदी का उद्गम कैसे है, कहाँ वो खत्म हो रही है, ये सारी बातें अब आएंगी धीरे धीरे आगे। तो आप ढंग से अच्छे से बने रहें क्लास के साथ, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। और धीरे धीरे और हम इसमें जीएस की चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको मध्य पाषाण काल शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, मध्य पाषाण काल जो था ना, ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। संक्रमण काल का मतलब होता है बच्चों कि जैसे ऐसे मान लो, ये मेरा मार्कर दिख रहा है ना। अब इसके ऊपर ये पेन दिख रहा है आप लोगों को, ये पेन, और नीचे मैं एक और पेन रख लेता हूँ। अब ये देख, ठीक है, ये अब ये वाला जो भाग है ना, ये बीच का जो भाग है, इसका कुछ भाग ऊपर वाले पेन से मिल रहा है, तो कुछ भाग नीचे वाले पेन से मिल रहा है। तो इसको बोला हमने संक्रमण, है ना, ट्रांजिशन पीरियड। ऐसे करके कुछ भाग ऊपर से भी मिल रहा है, कुछ नीचे से मिल रहा है। इसका मतलब है मध्य पाषाण काल में कुछ चीजें हमें जो थी पूरा पाषाण काल उसकी भी मिली, और मध्य पाषाण काल में कुछ चीजें हमें नव पाषाण काल की भी मिली। इसलिए हमने इसको बोला नव पाषाण, सॉरी, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं। अब समझना ध्यान से, क्योंकि पूरा पाषाण काल में, बहुत ध्यान समझना, पूरा पाषाण काल में व्यक्ति जो डिपेंड था, मानव जो डिपेंड था, वो पूरा का पूरा शिकार पे डिपेंड था। इसलिए उसके मनोरंजन के साधन शिकार थे। मैं एक चीज को इतनी बार इसलिए बोलता हूँ कि पेपर में जैसे ही देखें पूरा पाषाण काल में मनोरंजन के साधन, तो सीधा लगाए शिकार, ठीक है, शिकार। तो उस समय पर वो क्या करता था, शिकार पे डिपेंड रहता था। और खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह मतलब कि फूड को स्टोर कर रखता था। फूड स्टोर जैसे जो भी उसको फल फ्रूट उस समय मिलता था, जो भी जंगली पौधे उसको मिलते थे, उसको स्टोर करके रख देता था। तो पूरा पाषाण काल में वो खाद्य संग्रह था और शिकार पे डिपेंड कर रहा था। समझ में आ रहा है? थोड़ी यार आवाज आ कम आ रही होगी, ये तबीयत ज्यादा ही खराब है, सॉरी। तो मध्य पाषाण काल, सॉरी, पूरा पाषाण काल, है ना। तो पूरा पाषाण काल के अंदर हमने क्या देखा, ध्यान समझना सारी बातें। पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार पे डिपेंड रहता था, और खाने को जो भी उसे जंगल में से कुछ मिलता था उसे ले जाकर वो अपनी गुफाओं में स्टोर कर लेता था। फ्रूट्स को कर लेता था, जंगली पौधे को कर लेता था, जिसे जो भी लगता है कि ये मैं खा सकता हूँ उसे रख लेता था, ठीक है। अब वहां पर था वो मनोरंजन का साधन शिकार हो गया, और पूरा खाद्य संग्रह था। फिर धीरे से खाद्य संग्राहक से वो खाद्य उत्पादन बन गया। खाद्य उत्पादक मतलब कि खाद्य भोजन को उगाने लगा। तो भोजन को उगाने की कलाई नव पाषाण काल में,
उगाने कलाई नवपाषाण काल, आप समझना ध्यान से, इसलिए हमें कृषि के साक्ष्य वहां से दिखाई देंगे नवपाषाण काल से। तो क्या वो एकदम खाद संग्राहक से एकदम खाद उत्पादक बन गया होगा? तो नहीं बच्चों, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे तो करा होगा। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई, एक विद्वान ने बताया तो ये इन दोनों के बीच एक संक्रमण काल था, उसका मध्य पाषाण काल। और उस मध्य पाषाण काल में जो व्यक्ति था वो धीरे 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 खाद संग्राहक की तरफ पहुंचा, और जब वो खाद संग्राहक की तरफ पहुंचा खाद उत्पादक से, तो उसी को जैसे वो खाद संग्राहक में पहुंचा तो वहीं से हमने स्टार्ट कर दिया नवपाषाण काल। तो खाद उत्पादक से खाद संग्राहक से खाद उत्पादक पहुंचा वो नवपाषाण काल में। तो पूरा और नव के बीच में जब उसकी और एक्टिविटी चली तो उसे बोला मध्य पाषाण काल या संक्रमण काल। अगर पेपर में आया संक्रमण काल किस कालखंड को कहा गया, तो मध्य पाषाण काल को कहा गया। यहीं पे बच्चों बहुत सारे और चीजें होने स्टार्ट हुई। तो देखो अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, और एक दो चीज और बताया था। जो मध्य पाषाण काल था, इस मध्य पाषाण काल में जो बूढ़े व्यक्ति थे उनको घरों पे छोड़ना शुरू करा। मतलब आप समझे, पूरा पाषाण काल तक चीजें जो थी वो आदि मानव के साथ धीरे 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 इतनी विकसित हो गई कि मध्य पाषाण काल में उसे बहुत समझ हो चुकी है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में उसे बहुत समझ हो चुकी है। तो मध्य पाषाण काल में वो जो उसके हथियार थे, वो हथियार भी उसके पैने छोटे होने लगे, आधे से पौन इंच के लगभग के आसपास छोटे होने लगे, जिससे वो अब जो था कि धीरे धीरे उसने क्या करा, पहले से बड़े हथियार था पूरा पाषाण काल में, तो बड़े हथियारों को लेकर भागने में बड़ी दिक्कत होती थी, भारी होते थे। तो धीरे धीरे उसको इतनी समझ आ गई कि यार अगर मुझे अच्छा शिकार करना है तो मुझे अपने हथियार भी पहने करने पड़ेंगे, थोड़े छोटे करने पड़ेंगे, जिससे कि मैं अच्छे चल सकूं। तो मध्य पाषाण काल में उसका विकास, और विकास क्रम में उसने अपने हथियारों को पहना किया, पतला किया, है ना। और यहाँ पर जो हथियार थे उसके छोटे हुए, और इन छोटे हथियारों से उसने मछली का शिकार भी शुरू किया, उसने पक्षियों का शिकार भी शुरू किया इस मध्य पाषाण काल में। इस मध्य पाषाण काल में ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे धनुष बाण, तीर कमान, इनका विकास हुआ, ये बनाना वो यहाँ पर उसने शुरू कर दिया था। और प्रेक्षापास्त्र जैसे जो टेक्नोलॉजी देखता है ना, स्पेस वाली जो चीजें, तो उसका विकास यहीं से हुआ। धनुष बाण ऐसे तो चलाते हैं, यानी कि तीर हवा में जाना, और ऐसे आपके सैटेलाइट जाते हैं हवा में। तो इस टेक्नोलॉजी का विकास उसने यहाँ पर सीखा मध्य पाषाण काल में। इसी मध्य पाषाण काल में उसने, जैसे हमारे ज्योमेट्री होते ना, तो ज्योमेट्रिकल शेप के हथियार बनाने सीखे। ठीक है, इसी मध्य पाषाण काल में बच्चों उसका भाव जो था, वो जो उसके मृतक होते थे, जो पूर्वज होते थे, उनके प्रति उसका भाव बढ़ा मध्य पाषाण काल में। अब आप सोचो, आदमी जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे उसकी संवेदनाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे फीलिंग्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे उसकी चीजें समझ में आ रही हैं, और अपने पूर्वजों को सम्मान की स्थिति में वो रख रहा है। इसीलिए यहाँ पर मानव कंकाल के साथ चीजों को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं, मानव कंकाल को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में। अब हम एक एक करके यहाँ से बात करनी शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल थोड़ा सा बस आप एडजस्ट करना बच्चों, है ना। अच्छा, अभी मैं बोल रहा हूँ मध्य पाषाण काल बड़ा टॉपिक है, इसके बाद भी फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की स्टार्टिंग करूंगा। जो बचेगा यहाँ से वो इसके बाद वाली स्लाइड में आपको मिलेगा। कोशिश करेंगे नहीं मिल जाए। देखो, इस काल को संक्रमण काल भी कहते हैं। अभी पूरा अच्छे से समझाया क्यों कहते हैं संक्रमण काल, क्योंकि इस काल में दिस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। मैं इंग्लिश में बोलता नहीं बच्चों, इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ कि इंग्लिश में वालों को समझ में आ जाए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो यार, उसको चेक करना, कई बार टाइपिंग में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो समझे ध्यान से, समझ में आ रहा है यहाँ तक का। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा था क्योंकि पूरा पाषाण काल की भी कुछ चीजें मिली और नव पाषाण काल की कुछ चीजें मिली, इसलिए इस काल में मानव की गतिविधियों में, रहने सहने में, शिकार आदि सभी पद्धतियों में परिवर्तन दिखाई देने शुरू हुए। अर्थात कुछ पूरा पाषाण काल में मानव में जो परिवर्तन शुरू हुए वे मध्य पाषाण काल में दिखाई दिए। यानी कि अब जरा सोचो, वो धीरे धीरे खाद्य संग्राहक था, अब धीरे धीरे खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की तरफ अगर बढ़ेगा, जो नव पाषाण काल में हम देखेंगे, तो यहाँ पर उसकी गतिविधियों में चेंजेस आने शुरू होंगे ना। जैसे पहले क्या करते थे, अब गतिविधि देखना, जैसे पहले क्या करते थे ये लोग कि जब ये लोग शिकार पे जाते थे तो महिला, बुजुर्ग, सब बच्चे, जवान सब जाते थे शिकार पे पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में नहीं देखा यार, महिला बच्चों को इधर कंधे पे बैठाकर फूड को इकट्ठा करती है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे धीरे चला जाता है, और शिकार में
इसकी वजह से हम भी लेट हो जाते हैं और बहुत से लोग मर भी जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि यार एक काम करो, महिला जो इतना बड़ा रोल अदा करती हैं उन्हें ना घर पे ही छोड़ना शुरू करो और बुजुर्गों को भी घर पे ही छोड़ना शुरू करो। तो बुजुर्गों को भी घर पे छोड़ना शुरू करा, जो बच्चों की देखभाल करते थे। और महिलाएं जो खाद्य संग्रह करती, देखो पुरुष तो करते थे शिकार और महिला करती थी खाद्य संग्रह, मतलब कि फूड को स्टोर करती थी, जो भी चीजें मिलती थी जल्दी चीजें उसे उठा के वो लाती थी, रखती। तो इससे महिला का बोझ कम हुआ, यानी जो कंधे पे बच्चा लेके चलती थी अब वो बच्चा घर पे है और बुजुर्ग उसकी देखभाल करते हैं और महिला फूड संग्रह करके वो भी घर पे जल्दी आ जाती है। और जो पुरुष लोग हैं वो शिकार को जा रखे हैं। तो यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो एक दिमाग आया ना, तो धीरे 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 ऐसे विकास होना शुरू है। समझ में आया बच्चों, है ना? बहुत ध्यान से कि महिला अपना बोझ समझा भाई, अब बुजुर्ग लोग ये काम कर सकते हो। देखो आज भी वो पद्धति है, आज भी पद्धति है। जब हमारे जैसे जो दादा होते हैं, नाना होते हैं, नानी होते हैं, दादी होती हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मम्मी आप बच्चों का ख्याल रख लेना, हम काम पे जा रहे हैं, है ना? और महिला घर पे सब चीज बना के रखती हैं इस तरीके से। तो आज भी वो पद्धति है। जैसे आज तो स्त्री और पुरुष दोनों ही कमा रहे, तो बुजुर्ग लोग से क्या कहते हैं, क्या बच्चों का ध्यान रखना। तो वही पद्धति देखो धीरे धीरे पहले का ही दिखता है बच्चों, पहले की चीजें दिखती हैं, बस हमें लगता है कि हम ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, जबकि पहले के लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे प्यार वाले थे। तो जो हमें चेंजेस दिखाई देने शुरू हुए वो ऐसे शुरू हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? मानव अब छोटे छोटे शिकार करने लगा था, जैसे मछली पक्षी आदि। क्यों करने लगा था? जब भाई विकास होगा तो हथियार छोटे बनेंगे, हथियार छोटे बनेंगे तो मछली, जैसे उसने पत्थर का छोटा सा एक कांटा से बनाया, है ना, उसे हड्डी में लगाया, फंसाया, हड्डी का यूज कर रहे हैं, उसने मछली पकड़ लिया। ऐसे तीर कमान बनाया तो उसने चिड़िया मार ली। इस तरीके से तो छोटे छोटे उपकरण करने लगता। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर बहुत आता है बच्चों। बागोर कहाँ है? राजस्थान। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपसे पूछेगा पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जब मैं लास्ट में चार्ट बनाऊंगा तो वहां पर जो चीजें बची हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोगों का एक भी क्वेश्चन पूरा से, मध्य से, नव से, ताम्र से और हड़प्पा से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, ऋग्वेद से कुछ गलत होने वाला। अगर आप ढंग से समझेंगे तो आगे आओ। यहाँ देखो, इस युग में परीक्षा पास मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी विकास हो, वही बताया था मैंने, जब वो तीर कमान बनाना सीख रहा है बच्चों। तो ऐसे ही तो मिसाइल काम करती है कि हवा में मार करने वाली, और तीर भी तो हवा में ही मार करता है। तो तीर भी हवा में मार कर रहा है, मिसाइल भी हवा में मार कर रही है। तो प्रेक्षा पास जो टेक्नोलॉजी का विकास होना शुरू हुआ वो मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ, जैसे भाला, धनुष बाण आदि। ध्यान रखना बच्चों, मध्य पाषाण काल में ही चीजें स्टार्ट हो गई थी, इसलिए संक्रमण काल कह रहे हैं। तो यहाँ पे विकास हो चुका है और आगे जो चीजें बचेंगी वो नव पाषाण काल में देख लेंगे। इस काल में छोटे आकार के औजार प्राप्त हुए, इसलिए से माइक्रोलिथ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि माइक्रोलिथिक पीरियड इसे कहा। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड का, छोटे औजार जहां मिले वहां माइक्रोलिथिक पीरियड। अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले रहा है, मैं थोड़ा पानी पी लूं, गले में दिक्कत हो रही है। ठीक है बच्चों, इस काल में छोटे आकार के औजार प्राप्त हुए, इसलिए से माइक्रोलिथिक कहा जाता है। कोई तो पूछा जाएगा माइक्रोलिथिक तो सीधा मध्य पाषाण का। याद रखो ना कि भैया ने बताया था पूरा पाषाण बड़े बड़े औजार लेके चलते थे, और जब छोटे छोटे होने लगे तो पूरा का मध्य ही तो आएगा, तो मध्य बोला माइक्रोलिथिक। उसके बाद अभी मैंने बताया था ब्लेड, क्रोड, नव चंद्राकार, समलंब, त्रिकोण, यहाँ सब लिखा हुआ है मैंने ये वाला, देखो ब्लेड, क्रोड, है ना, क्रिसेंट्स, ट्रेपेजोइड, ट्रायंगल। मतलब कि जो ज्योमेट्रिकल आपकी जो फिगर होती है उस ज्योमेट्रिकल फिगर के ये हथियार बनाने लग गए थे। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो जैसे दिखेंगे ना, ये देखो ट्रायंगल शेप का नहीं दिख रहा, ये तो पता है नहीं, ये इसमें पीछे लकड़ी बांध देते थे, यहाँ पत्थर, यहाँ मुझे लग रहा है तो पत्थर बांध देते थे, पत्थर बांध करके देखो जैसे ट्रायंगल शेप के हो गए, ऐसे हथियार बनाने लग गए थे ये लोग, है ना। और ऐसे मान, जैसे कि ऐसे मान ले, देखो दिख रहा है क्या, दिख रहा है? हाँ, ये देखो जैसे आपने कोई पहले एक वो आता था सीरियल मोगली, वो मोगली के पास ऐसे रहता था मतलब घुमा हुआ सा हथियार था, वो ऐसे फेंकता था। तो वो यानी कि समलंब आकृति का, है ना। तो समलंब जैसे आकृति के बनाने लग गए ये लोग हथियार, ऐसे हथियार बनने लगे लोगों के। तो ज्योमेट्रिकल शेप का यूज करने लगे हथियारों में, इतना ध्यान रखना। ब्लेड, क्रोड, क्रोड क्या होता था बच्चों? क्रोड, कोर भी कहते हैं, कोर।
क्रोड और शल्क मैंने बताया था। शल्क जो होता था ना, वो पत्थर के जो साइड छिलके काट लेते थे और उन छिलकों को पैना करते थे, वो होता था शल्क या फ्लेक। और क्रोड क्या होता था, जो बड़े पत्थर होते थे उन बड़े पत्थरों को किनारे से काट लेते थे। जैसे मान लो ये बड़ा पत्थर है, तो इसके किनारे काट दिए, ये भी किनारे काटे, है ना, किनारे काट, इस तरीके से किनारे काट करके इसे थोड़ा सा नोकीला बना दे, तो पकड़ने में भी बड़ा हो जाएगा और किनारे से हो जाएगा ना, तो ये बड़े हथियार, तो बड़े ये वो होते थे क्रोड, तो जो पूरा पाषाण काल में थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे क्रोड को भी और अच्छा करने लगे और पतला करने लगे, और जो शल्क थे वो तो अच्छे हो ही रहे थे। तो क्रोड, है ना, नवचंद्राकार, जैसे नवचंद्राकार जैसे नया चांद होता है, जब चांद नया होता है तो एक सिंगल सा नहीं बनता, ऐसे करके सर, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, आते नहीं है यहाँ से क्वेश्चन, ये करोड़ का समझा रहा हूँ। करोड़ बड़े, जैसे गोला है, बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर किनारे से काटो तो अब बीच में से तो चोट आएगा, नीचे से तो मोटा रहेगा ना पत्थर, जैसे किनारे से काटोगे तो नीचे से मोटा रहेगा, तो करोड़। और शैल क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा पत्थर है तो साइड से किनारा काट दो, पत्थर छोड़ दो, किनारा तो पतला है, ठीक है। और इसे नवचंद्राकार बना लिया। नवचंद्राकार जैसे जब चांद बनने लगता है तो ऐसे तो बनता है चांद, धीरे धीरे उसमें कलाएं बढ़ती रहती हैं, ऐसे करके फिर वो पूरा हो जाता है। तो एक नवचंद्राकार ऐसे हथियार बना करके समलम जैसे बनाते, कोण जैसे बनाने लगते थे, समलम ट्रेपीजियम, है ना, और जो कोण आपका त्रिभुज यानी ट्राइंगल, ऐसे इसके हथियार बनने लगे थे मतलब। इसी का मानव शिकार के साथ साथ थोड़ी बहुत जंगली खेती व संग्रह करना भी सीख गया था। अब देखो, जो जंगली खेती करना सीख गया था तो, और शिकार तो करता ही था, थोड़ी थोड़ी जंगली खेती सीख गया था। अब देखो यहाँ पे खेती के साक्ष्य तो दिखे, लेकिन प्रॉपर खेती नहीं हुई, प्रॉपर खेती नहीं हुई। अब खेती के साक्ष्य क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना चक्की के कुछ अवशेष मिले हैं, यहाँ पर मूसल के अवशेष मिले हैं। तो चक्की से जैसे पीसने का काम करती थी, मूसल कूटने का काम करती थी, तो ये जो मिले हैं उपकरण, इसकी मदद से पता चला कि यहाँ पर जो था खेती भी थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी थी। अब खेती के प्रमाण तो थोड़े बहुत दिखे, लेकिन एक्चुअल में जो खेती शुरू होगी वो होगी नवपाषाण काल में, इसीलिए इसे संक्रमण काल कहा था। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो भाई कमेंट में बता देना, दोबारा क्लास बना देंगे ये वाली, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया। यहाँ पर किसे पालतू बनाया, कुत्ते को, जो शिकार में मदद करता था। अच्छा, ये पालतू जानवर जंगली जानवर का पता कैसे चलता है, ठीक है ना। तो जब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने जो खोज शुरू की जंगली जानवर और पालतू जानवर में, जो उनकी हड्डियां होती, जंगली जानवर पालतू जानवर जो हड्डियां होती है, उस हड्डियों की गांठों की पहचान से पता चलता है कौन जंगली और कौन पालतू है। तो जो हड्डी होती थी, हड्डियों में जो गांठें दिखती थी, उस गांठों से पता लगता था कि कौन सा पालतू जानवर है और कौन सा जंगली जानवर है। तो कुत्ते की हड्डियों की गांठें अलग दिखाई दी और दूसरी चीजों की हड्डियों की गांठें अलग दिखाई दी, तो बताया कुत्ते को पालतू बनाया गया था। तो हड्डियों में जो गांठें होती हैं उसके आधार पर पता लगाया गया कि कौन तो पालतू है और कौन आपका जंगली है। तो यहाँ से कुत्ते को पालतू बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ते को पालतू बनाया गया था, मध्य पाषाण काल में बनाया गया था। जो शिकार में मदद करता था और स्लेज गाड़ियों को खींचने का काम भी आता था। जैसे स्लेज गाड़ी आपने देखा होगा, बर्फीले इलाकों में जो कुत्ते होते हैं वो गाड़ी खींचते हैं और उसके पीछे व्यक्ति बैठे होते हैं ना, तो वैसे ही स्लेज गाड़ी, ये जैसे ये गाड़ी और यहाँ पर आगे कुत्ता बांध दिया, इस तरीके से आप मान लें, तो गाड़ी को खींच के ले जा रहा है ये कुत्ता, और यहाँ पर सामान रख देते हैं ये लोग, यहाँ पर सामान रख देते हैं, कौन, मध्य पाषाण काल। तो सामान को ऐसे कुत्ते के द्वारा ये खिंचवा लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 1867 में सबसे पहले सीएल कार्लिन ने विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के औजार खोजे थे। अगर पेपर में आता है कि मध्य पाषाण काल के औजार किसने खोजे थे, तो आप बताएंगे सीएल कार्लिन ने। नाम याद रखना, सीएल कार्लिन, ठीक है। सन भी याद रखना, कई बार सन भी पूछ लेता है, अगर और अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो सन भी पूछ लेगा। तो सीएल कार्लिन ने मध्य पाषाण काल के क्या खोजे थे, आपके औजार खोजे थे। किस काल में मानव के कंकाल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला, प्रतापगढ़ से मिला है। सराय नाहरराय वह महदहा से प्राप्त हुआ है। ये सराय नाहरराय कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में। महदहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सराय नाहरराय महदहा। बस एक मिनट क्लियर हो ना, इसमें एक चीज और ऐड कर लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो यही वाले चीज मैं देख रहा था।
तो ये जो है ना सराय नाहर राय व महदा, कई बार यही क्वेश्चन आता है, सराय नाहर राय और महदा मध्य पाषाणकालीन स्थल आज वर्तमान में कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो मानव कंकाल के जो साक्ष्य मिले हैं सॉरी, मानव कंकाल के जो साक्ष्य मिले हैं वो सराय नाहर राय और महदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, है ना, ध्यान रखें, मानव कंकाल बताया। उसका सराय नाहर राय, चौपानी, मांडू तथा महदा मध्य पाषाणकालीन स्थल मध्य गंगा घाटी में स्थित है। ये तो खैर मध्य गंगा घाटी आपकी वही उत्तर प्रदेश वाली जो घाटी है। ठीक है, सराय नाहर राय से हड्डी और पत्थर के उपकरण भी मिले हैं, हड्डी के उपकरण भी मिले और पत्थर के उपकरण भी मिले सराय नाहर राय से। एक ही रेखा में 3 समाधान के साक्ष्य मिले, मतलब कि एक ही साथ 3 समाधान भी दफना रखे हैं। समाधान मतलब कि जो व्यक्ति मर जाते थे अब उनको दफनाने लगे, पूरा पाषाण काल में नहीं हो रहा था। देखो ये कहाँ से दिखाई दिया, मध्य पाषाण काल से। इसका मतलब यहाँ से ये है कि जो मध्य पाषाण काल के मनुष्य थे उनमें अपने पूर्वजों के प्रति, अपने जो व्यक्ति थे जो उनके साथ थे उनके प्रति सम्मान आ रहा था, तभी तो दफनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो उनका और विकास होता जा रहा था। तो समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मध्य पाषाण काल से ही मिले। चौपानी मांडू से स्थायी जीवन के साक्ष्य, जैसे चूल्हा, चक्की, मूसक प्राप्त। अब देखो स्थायी जीवन के साक्ष्य यानी थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि ये समूह में रहना शुरू कर रहे हैं, एक जगह पे रहना शुरू कर रहे हैं, स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलने शुरू है। इसी प्रकार नव पाषाण काल तक जब आएंगे तो उसी के बाद फिर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी लोगों में अब धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया है। तो स्थायी जीवन के साक्ष्य अगर पूछा जाता है तो चौपानी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं, चूल्हा, चक्की, मूसल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, महदा से भूषण, खाना, गोबर और आवास के साथ साथ जुड़वा समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। फैक्चुअल पॉइंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे कि जुड़वा समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले, महदा से मिले हैं। राजस्थान के बागोर से पाषाण के साथ साथ लोह काल के उपकरण मिले। बताऊंगा मैं लोह काल कहाँ पर शुरू होगा, बताएंगे लोह काल कहाँ पे शुरू होगा, है ना। पहले ताम्र पाषाण आएगा फिर लोह काल आएगा, लगभग 1000 BC के आसपास जाके, लेकिन नवीन शोधों से वो लगभग 1700 BC के आसपास बता रहे हैं, तो उसको आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए भीमबेटका से मानव अंत्येष्टि, अंत्येष्टि होता है मृत्यु, यानी कि जो भीमबेटका है वहां से भी मानव की मृत्यु के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लेखनिया से 17 नर कंकाल मिले, 17 नर कंकाल, यानी कि 17 सबसे ज्यादा कहाँ से आए, लेखनिया से। जो नर कंकाल मिले, मानव के जो कंकाल मिले वो लेखनिया से मिले। यहाँ अग्नि का प्रयोग भी शुरू हो गया था। देखो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अग्नि का जो आविष्कार वो हमारा पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया गया। तो प्रयोग कहाँ किया गया, उसका मध्य पाषाण काल में किया गया। चूल्हे से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि सामूहिक जीवन के साथ साथ खाना पकाने की कला भी विकसित हो गई है। अभी मैंने बताया ना, है ना। तो ये सब मध्य पाषाण काल में चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं, मूसल के साक्ष्य मिल रहे हैं, घरों के चारों तरफ खंबे गाड़ने के साक्ष्य भी मिले हैं, पत्थर के साथ साथ हड्डियों के हथियार भी पाए गए हैं। तो पत्थर के साथ साथ हड्डियों के भी मिल रहे हैं और चूल्हे के भी मिल रहे हैं, बहुत सारे सामान यहाँ से मिलने शुरू हो गए। तो ये था आपका संक्रमण का। इसीलिए देखो ना, जब स्थायी जीवन मिल रहा है, चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो नव पाषाण काल में क्या होगा, नव पाषाण काल में मनुष्य स्थिति पे पहुंच चुकेगा। तो इसलिए नव पाषाण काल में और बाकी बातें पड़ेंगे। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ। इसका मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का चार्ट बना रखा है। देखो, मध्य पाषाण काल उपकरण अत्यंत छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ काल भी कहा गया था। अस्थि और सींग से निर्मित उपकरण हुए वह आभूषण थे और सराय नाहर से मिलते। अस्थि और सींग यानी कि जो सींग होते हैं ना, सींग जो हिरण के जैसे सींग होता है, उनसे भी यहाँ पे औजार बनाए गए थे। और अस्थि तो मैंने बताया दिया, हड्डी के औजार भी थे मध्य पाषाण काल में, पत्थर के भी थे, हड्डी के भी थे, सींग के भी थे। तो ये आगे जाके नव पाषाण काल में और विकसित हो जाएगा। यहाँ पे CL कार्लेल ने 1867 में सबसे पहले मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी और विंध्य क्षेत्र के पास छोटे औजार खोजे थे। तो CL कार्लेल ध्यान रखेंगे आप यहाँ से। विश्व का सबसे पुराना वृक्षारोपण का साक्ष्य राजस्थान के पास से मिला है, ये भी याद रखेंगे। वृक्षारोपण का साक्ष्य कहाँ से मिला, राजस्थान के पास से मिला, मध्य पाषाण काल में। राजस्थान में स्थित सांबर झील से भी कई प्रमाण मिला, राजस्थान में सांबर झील है वहां से भी कई प्रमाण मिलेंगे इससे। ठीक है, उसके बाद पशुपालन के साथ सर्वप्रथम यहीं से मिला। पशुपालन के साक्ष्य वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पशुपालन कहाँ से, मध्य पाषाण काल से। कुत्ते को पालतू बनाया, आदमगढ़, मध्य प्रदेश, बागोर, राजस्थान, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बता दें, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दे दिया। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, अंतिम चरण मिले मध्य पाषाण काल के। बागोर से एक पत्थर की स्टील की मूर्ति भी मिली है, इसका मतलब है इनका भाव कला की तरफ भी दिखना स्टार्ट हुआ। बागोर से एक पत्थर की मूर्ति मिली, पता नहीं वो स्त्री की है पुरुष की है, लेकिन ये पता चला कला की तरफ का रुझान बड़ा है। और लास्ट, मानव कंकाल 17 मानव कंकाल लेख्य स्थल से प्राप्त हुए हैं, लेख्य स्थल से प्राप्त हुए। मानव कंकाल का सबसे पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदा से मिला और अग्नि का प्रयोग शुरू
हुआ है, ये सब समझा भी दिया। एक स्पीड से मैं थोड़ा निकल गया यहाँ पे, वाक्य में खराब हो रही है। अच्छा, तो यहाँ हमने मध्य पाषाण काल को कवर किया है, लगभग लगभग हमने सारा कवर कर लिया। थोड़ा जो मध्य पाषाण काल बचा है वो बच्चों मैं नव पाषाण काल के साथ कवर करूंगा। तो मैं मध्य पाषाण काल अब और आगे जो क्लास होगी उसमें नव पाषाण काल दोनों लेकर आऊंगा। यानी मध्य पाषाण काल का एंड का भाग जो कुछ तुम्हें समझाने वाला लगता है मुझे उसे लेकर आऊंगा, और नव पाषाण काल को लेकर आऊंगा। और उसी नव पाषाण के साथ में बताऊंगा कैसे ताम्र पाषाण काल आएगा। उसी में मैं आपको बताऊंगा कि पहले लोहा और पहले तांबा, तो लोहा भी तो मिला ही होगा, तो लोहे का यूज पहले क्यों नहीं करा, तांबे का ही क्यों यूज करा। फिर वहीं मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता बताऊंगा, वहीं मैं सिंधु घाटी सभ्यता बताऊंगा, वहीं मैं सरस्वती नदी के बारे में बताऊंगा, वहीं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी मध्य पाषाण काल का एंड भाग और नव पाषाण काल का स्टार्टिंग। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा, धन्यवाद।